बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत रोज़ बरोज़ जो है वो गर्म होती जा रही है। आज अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 100 दिन जो अगले हैं वो सियासत के बहुत अहम हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी और उनके मुताबिक इंतखाबात का ऐलान वफाकी हुकूमत करे या ना करे, इंतखाबात होने ही हैं और इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ऐलान पे होंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर भी सियासी हलचल है, जोड़ तोड़ की इस वक्त सियासत जारी है। बलूचिस्तान की सूरत हाल भी यही है। उधर MKM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं और उसके अलावा जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। LCs खुल नहीं रही, कंटेनर्स की इस वक्त भरमार हुई पड़ी है। पाकिस्तान में IT की जो सनत है उसके हवाले से बहुत से खतरात लाक हो चुके हैं। टेक्सटाइल की सनत के ऊपर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। महंगाई रोज़ बरोज़ अगर यूं ही बढ़ती रही, खसारा यूं ही बढ़ता रहा और टैक्स जो इनकम है उसमें कमी वाक़ई होती रही तो पाकिस्तान की IMF के साथ जो डील है वो भी ख़तरे में पड़ जाएगी। बिलखुसूस पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है वो मुआशी इस्तेहकाम को जन्म दे सकता है, लेकिन सियासी इस्तेहकाम हमें होता दिखाई नहीं दे रहा। अगले कितने हफ्ते या कितने दिन अहम हैं और उन दिनों के अंदर पंजाब की सियासत में या कुली तौर पे पाकिस्तान में क्या सियासी तौर पे तब्दीली होने वाली है, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। साहब, पंजाब का तख्त किसके हवाले किए जाने का इम्कान है? पंजाब में कोई बहुत बड़ी हलचल होने वाली? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पंजाब का तख्त पंजाब वालों के पास ही रहेगा। आपको पंजाब के तख्त के हवाले से एक बड़ी खबर दे दो कि 25 अरकान असम्बली मुस्लिम लीग नून, ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, मुस्लिम लीग नून के 25 अरकान असम्बली जो हैं इनके घोंसलों से उड़ चुके हैं। उड़ने वाले नहीं, उड़ चुके हैं और उड़कर वो जिस घोंसलों में जाना था वहां जा चुके हैं। नई कमिटमेंट्स हो चुकी हैं और इन नई कमिटमेंट्स में से ये चीज फाइनल हो गई है कि वो अब आगे तहरीक इंसाफ में और एक और सियासी जमात है इसमें सब रहेंगे। इसके अलावा वो मुस्लिम लीग नून से अगला इलेक्शन किसी सूरत में नहीं करेंगे। पंजाब का तख्त जो है ये तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास ही रहेगा। चाहे कोई आकर किसी शख्स को अगवा कर ले, चाहे कोई किसी पे मुकदमा दर्ज कर ले, चाहे कोई खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म कर ले, चाहे वो फोन कर ले या फोन करवा ले, कुछ भी हो जाए, मैं ये आपको तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ। इस तस्दीक शुदा बात में ये सारा कुछ जो है वो इसी तरह चलता रहेगा। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। आपको आज एक बड़ी कोशिश हुई थी, मैं आपको ये भी खबर ब्रेक कर दूं। आज 6 अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के उनको खरीदने के लिए या उनको डराने के लिए या उनको धमकाने के लिए, आप जो भी समझ लें, उसके लिए भरपूर कोशिश हुई थी। वो कोशिश किस जगह पे हुई, मेरे पास वो जगह भी मौजूद है। उनको कहाँ पे बुलाने के लिए कहा गया, किस बंदे के थ्रू कहा गया, ये सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। मेरे पास हरफ बा हरफ ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें से किसी एक में भी उनको कामयाबी नहीं हुई। उसकी वजह क्या है कि पहले कप्तान शायद खुद इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। पहले कप्तान ने अपनी टीमों को आगे लगाया हुआ था। अब एक एक रुकने असेंबली से कप्तान ना सिर्फ राब्ते में है, बल्कि कप्तान ने उनके साथ एक बड़ी राब्ते और बड़ी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी कायम कर रखी है। जिसके बाद जो नून लीग के परिंदे उड़ के इनकी तरफ आए हैं, उन परिंदों को भी या उन अरकान असम्बली को भी पहले खान साहब की तरफ से NOC दिया गया है, फिर वो आए हैं। इसलिए एक बात तो क्लियर है कि पंजाब का तख्त जो है वो मुस्लिम लीग नून या PDM के पास नहीं जा रहा। चाहे उसके लिए कोई ब्लैकमेल करे, चाहे जो उसके लिए जो मर्जी हो, वो मुस्लिम लीग नून और PDM के पास नहीं जा रहा। ये मैं आपको तस्दीक शुदा बात कह रहा हूं। अच्छा राना साहब, पंजाब में कुछ और तब्दीलियों की भी बाज़ सुनाई देती है कि एक नई जमात बनेगी जिसमें कुछ नामवर शख्सियात होंगी माजी करीब के अंदर जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक था। क्या इसमें कोई सदाकत है? देखें, पहले 2 दफा ये कोशिश हो चुकी है और दोनों दफा कोशिश नाकाम हो गई है। अब तीसरी दफा फिर कोशिश की जा रही है। अब कोशिश में नई चीज क्या डाली गई है? अब इस कोशिश में नई चीज ये डाली गई है कि जनाब यहाँ पर बाकायदा
तहरीक इंसाफ की वो पुरानी टीम जो ज़मीनी इलेक्शन में जिसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, उन टीमों के जो सरपरस्त हैं, आप समझते हैं जहांगीर तरीन हो, चाहे अब्दुल अलीम खान हो, चाहे उसमें कोई और हो, वो होंगे, चौधरी सरवर हो जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये तस्दीक शुदा बात बता रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो है बाकायदा मुस्लिम लीग नून से बाकायदा प्लांट करके कुछ लोगों को भेजा जाएगा और कुछ लोगों को दीगर सियासी जमातों से भेजकर एक नई सियासी जमात बनाने की तैयारी की जा रही है। और इसका पहला इजलास 15 जनवरी के बाद इस्लामाबाद के एक मारूफ गेस्ट हाउस में हो रहा है। और ये मारूफ गेस्ट हाउस जो है वो एक बड़ी मारूफ सियासी शख्सियत का है, वहां पर ये इजलास हो रहा है और इस इजलास में जो है बाकी मामला जो है वो तय किए जा रहे हैं। ये कोशिश हो रही है, लेकिन क्या इस कोशिश में अगर वो 25, 30 या 40 अरकान असेंबली ही रह गए या वो ही हुए तो फिर आप ज़हन में रखिएगा इसमें कोई कामयाबी नहीं होगी। पंजाब की सियासत में आपको एक बड़ा टाइम देना पड़ता है। पंजाब की सियासत में ये नहीं होता कि आप एक ग्रुप बनाएं और उसको जनूबी पंजाब में या किसी और जगह बस टिकटें दे दें कि आप इलेक्शन लड़ रहे। नहीं, अब तो इलेक्शन का सिनेरियो चेंज है, अब इलेक्शन की डिजाइनिंग चेंज है, अब इलेक्शन के तमाम मामला तब्दील हो चुके हैं और इन तमाम तब्दील होने वाले मामलात में सिर्फ वही सियासी जमात जो चारों सूबों में होगी, कोई सियासी जमात जिसके अच्छे रूट्स होंगे, उस सियासी जमात को माना जाएगा। मुझे बताएं, ये जो पंजाब में जिस जमात को बनाने की तैयारी की जा रही है, क्या ये जमात पंजाब में है और ये सिर्फ पंजाब की जमात रहेगी? अगर वो KPK में नहीं है, अगर वो सिंध में नहीं है, अगर बलोचिस्तान में नहीं है, अगर गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, अगर कश्मीर में नहीं है, तो फिर उसका वजूद ना होने के बराबर है। ये एक नई MQM बनाने की तैयारी की जा रही है जो नाकाम हो जाएगी। लेकिन राणा साहब ऐसी जो तरकीबात है माजी करीब के अंदर हमने देखा है कि किसी एक सूबे में हक हुक्मरानी तो दिया ही जा सकता है, जिस तरह बाप की मिसाल ले लें। बाप जो है ना अब खत्म हो गई है, हम आपको ये भी चले, बाप की आपने बात की है, बिल्कुल वो मामला और था। उस सूबे में और पंजाब में जमीन और आसमान का फर्क है। वहां की नशिस्तों में और यहाँ की नशिस्तों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां पर वहां की सियासत का तर्ज तरीका और वहां का अवामी रद्द अमल और है, यहाँ का और है। एक तो आप ज़हन में रखिएगा। और बाप पार्टी अब कहाँ गई? वो पार्टियां जो इस तरह बनाई जाती हैं वो उतनी तेजी से ही टूट फूट का और ग्रुपिंग का शिकार होती हैं। कैसी बाप पार्टी है कि एक साल में 2 वज़ीर आला तब्दील हो गए और एक उनका जो सबसे तगड़े लोग हैं वो अब दूसरी जमातों में जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा हो और ये मामला चल रहे हो तो आप ज़हन नशीन कर लें, उसके बाद हालात जो हैं वो अच्छी तरफ नहीं जाते। राणा साहब, आपने MKM का तज़किरा किया, MKM का आपने तज़किरा किया, तो MKM हुकूमत गिराने में या हुकूमत बनाने में कलीदी किरदार तो अदा करती है, स्टेपनी के तौर पे साथ में तो लगती है, जिसके साथ हो वो हुकूमत में होता है। तो अगर इसी तरीके से पंजाब, क्योंकि माजी में इसी तरीके से कोशिशें होती रही हैं कि ये हुकूमत को बनाने या गिराने के लिए एक हैंडलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके या कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी जमातों को जमातें नहीं कहा जाता। आप और मैं TV पे बैठ के तो कह सकते हैं कि MKM हो या कोई जमात हो, उसे किसी हुकूमत को गिराने में या बनाने में अहम किरदार है। मुझे एक बात बताएं, अब किसको नहीं पता ये खुद बेचारे कितने बेबस हैं? किसको नहीं पता MKM हो, बाप हो या कोई और जमात हो, ये कितनी बेबस जमातें हैं? इनके अपने इख्तियार में एक चीज भी नहीं है। ये बेचारे वो कठपुतलियां हैं जिनकी डोरियां किसी और जगह से हिलती हैं। यासर, क्या आप नहीं जानते? मैं भी जानता हूँ। और वो डोरियां हिलाने वाले ही जमातों को चला रहे हैं। और जमातें वो होती हैं जो किसी की डोरी पे ना हिले, बल्कि जिनके अंदर कुछ जमातों का पूरा सिस्टम हो। ये बेचारे तो डोरियां हिलती हैं, इनकी जमातें नहीं है। ये चेहरे हैं जिनको पीछे से जो हदायत मिलेगी इन्होंने वो करना है। तो ऐसी जमातें, ऐसे चेहरे जो होते हैं, इनकी उम्रें, सियासी उम्रें बहुत कम होती हैं।
इनके सियासी कद बहुत कम होते हैं, इनकी सियासी पोजीशन बहुत कम होती है। फिर इन्हीं लोगों के साथ ये होता है कि पहले पूरा भरपूर इन्हें वहां पे मैंडेट दिया जाता है और जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, इनका मैंडेट खत्म कर दिया जाता है। तो राणा साहब पाकिस्तान के अंदर अगर पूरी तारीख देखी जाए तो कौन सी ऐसी जमात है जो बरसर इक़्तिदार रही हो और उसकी डोरियां किसी और ने ना हिलाई हो? उसकी डोरियां जरूर किसी और ने हराई होंगी, लेकिन वो सियासी जमातें जिनकी डोरियां मुकम्मल कोई और हलाता है, वो सियासी जमातें चंद एक हैं। बाकी सियासी जमातों की डोरियां जो होती हैं वो 25%, 30%, 40% या 50% हराई जाती है, 50% उनकी अपनी मशावरत शामिल होती है। लेकिन कुछ सियासी जमातें हैं जिनकी सारी डोरियां ही कहीं और से हिलती हैं। तो आप इसको इस अंदाज से जरूर लीजिएगा ना, इस पर जरूर सोचिएगा। राणा साहब, आप क्या समझते हैं आने वाले कितने दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम है? अगर 15 जनवरी को ये नई बनने वाली जमात या जिसकी अभी हतमी हिकमत अमली तरतीब नहीं दी गई, ये उभर के सामने आ रही है, बाद में पंजाब का तख्त तब्दील होने की बातें हो रही हैं, कुली तौर पे इंतखाबात की बातें हो रही हैं, कितना अरसा मजीद लगेगा जिसके बाद सारी फ़ज़ा जो है वो साजगार हो जाएगी और माहौल आपको सही से दिखाई देने लगेगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन में आपको पाकिस्तान का सियासी माहौल बड़ा तब्दील और वाज़े नजर आ जाएगा। सियासी धुंध खत्म हो जाएगी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, आप क्या सोचते हैं, देखते हैं कि जिस मुल्क का वजीर आजम कहे कि हमारे पास पेट्रोल और गैस के पैसे नहीं है, जहां पर यह कहा जाए कि जिस मुल्क के अंदर $2.5 की पर केजी मुर्गी हो, यासर साहब, $2.5 पर केजी मुर्गी मिलती हो, जिस मुल्क के अंदर प्याज 1 लीटर पेट्रोल और $1 से महंगा हो, जिस मुल्क के अंदर तनख्वाहें अगले माह देने के पैसे ना हो, तो उस मुल्क के अंदर फिर ऐसी सियासी जमातें अब नहीं बन सकती। ऐसी सियासी जमातों में बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट अब मुमकिन नहीं है। और सियासी हलचल इतनी तेजी से आ चुकी है कि ऐसी सियासी जमातें जो हैं ये बनने से पहले कुर्बान हो जाएंगी, बनने से पहले इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, बनने से पहले इनके बल्ले कुछ नहीं रहेगा। यह बात ध्यान में रखिएगा। राणा साहब, आप क्या समझते हैं पीडीएम में शामिल क्या तमाम जो इत्तेहादी हैं वो मुत्तफिक हैं किसी एक नुक्ते के ऊपर? क्योंकि हमें आजकल बयानात सभी के दिखाई नहीं देते, किसी एक दो जमातों के रहनुमाओं के दिखाई देते हैं। मैं आपको एक खबर ब्रेक कर दूं, मौलाना साहब सख्त तरीन नाराज और खामोश है। अल्लाह उन्हें सेहत दे, बीमारी कहा जा रहा है बीमार है, लेकिन मेरे पास इत्तला ये है वो नाराज भी है। वो नाराज हुए कब में? सर, वो उस वक्त नाराज होते हैं जब उनको उनकी मर्जी की चीजें नहीं मिलती, तो वो बिल्कुल आपकी बात बजाय कब नाराज हुए। लेकिन इस वक्त नाराजगी ज्यादा है तो क्योंकि हिस्सा ज्यादा लेने, तो ज्यादा हिस्सा लेने के लिए ज्यादा बीमार हो गए और ज्यादा नाराज भी हो गए। ज्यादा बीमार और ज्यादा नाराज और उसके बाद ज्यादा हिस्सा, ये सारा कुछ सामने आना। तीसरी बात, पीपल्स पार्टी और नॉन लीग में खुली जंग अगले चंद दिन पे आपको नजर आ जाएगी। मैं ब्रेक कर रहा हूँ खबर आपको, पीपल्स पार्टी और नॉन लीग में खुली जंग अगले चंद रोज में आपको नजर आ जाएगी। अगले चंद रोज में ये शेर रशीद साहब तो 100 दिन कह रहे हैं या 90 दिन कह रहे हैं, मैं 100 दिन या 90 दिन नहीं कह रहा। मैं इसी जनवरी के महीने में आपको ये सारी चीजें क्लियर नजर आ जाएंगी। जनवरी के महीने में आपको बड़ी तब्दीलियां नजर आ जाएंगी। जनवरी के महीने में आपको पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तब्दीलियां वाज़े नजर आ जाएंगी। तो राणा साहब, अगर ये जंग इनकी खुले लफ्जों शुरू हो जाएगी तो फिर इंतखाबात का वाज़ेह इशारा है, क्योंकि ये उसी के नजदीक जाके खुले लफ्जों जंग करेंगे। जी बिल्कुल, इंतखाबात जो हैं वो आ रहे हैं, जितना मर्जी कोई कह ले कि इलेक्शन नहीं हो रहे। अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर इलेक्शन कई साल नहीं हो रहे। चलिए मैं आपको ये भी बता दूं, अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर इलेक्शन कई साल नहीं हो रहे न, अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर आप जेन में रखिएगा अक्टूबर से पहले ही है, कबल इस वक्त ही होगी। राणा साहब, क्या आपको तस्दीक शुदा बातें कह रहा हूँ, क्या इंतखाबात से पहले कोई नए चेहरे मुतारिफ करवाए जाएंगे? ये नए चेहरे मुतारफ कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये नए चेहरे जो है वो है तो पुराने ही, लेकिन इनको बड़े डेंटिंग बेंटिंग करके इनकी और इनको क्लीन वॉश करके इनके ड्रेन वॉश बल्कि कर ले आप करके इन्हें लाया जा रहा है, जिसपे ये कामयाब नहीं हो। राणा साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान के मुआशी हालात को, IMF के साथ हमारी डील नहीं बन पा रही, हमारा बजट खसारा बढ़ता जा रहा है, हम
जो हमने टैक्स रिटर्न्स जो हासिल करने थे उसमें भी 300 अरब रुपए का फ़र्क आ रहा है। एलसीज खुल नहीं रही। पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे के हवाले से कोई हौसला अफजा खबर जो अगले 4-5 माह बाद ही आ जाए, कोई ऐसी मौजूद है? नहीं, मैं आपको अगले 5 माह बाद की मुझे नहीं पता क्या खबर होगी। अब की खबर मैं आपको ये दे दूं कि मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले चंद दिन शायद पाकिस्तानियों के लिए इतने मुश्किल तरीन दिन है कि अल्लाह ताला हमें हमारी मदद करे। अगले चंद दिन में मुझे मुआशी हालात पाकिस्तान के ठीक नजर नहीं आ रहे जो ज़मीनी हक़ाइक़ है। अगले दिनों में मुझे पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, बेरोजगारी और उसके बाद जराइम में इजाफा मुझे ये नजर आ रहा है। मुझे अवाम की तरफ से नफरत का बदतरीन इजहार नजर आ रहा है। मुझे सियासतदानों के घरों का, दफातर का गिराव नजर आ रहा है। जो हक़ाइक़ है हमें वो मानने चाहिए। हमें कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। आप खुशखबरी कहाँ से लेंगे? कौन सी खुशखबरी लेंगे? आप किन से खुशखबरी की तवक्को कर रहे हैं? 1 माह, 2 माह, 3 माह नहीं भाई, 9 माह से ज्यादा हो गया। मैं तो चीख चीख के कह रहा हूँ, ये 9 माह से ज्यादा अरसा हो गया। और कितना इनको जमाना है? इमरान खान पर ये 3 माह बाद चीखना शुरू हो गए थे, अब इनको 9 माह से ज्यादा हो गया है। हर चीज ये कप्तान पे डालते हैं, हर बुराई इमरान खान पे डालते हैं। तो ये किस लिए आए थे? अगर सारी बुराइयां अब तक भी कायम हैं तो फिर ये तमाम अरस्तु ये किस लिए आए थे? ये तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें किस लिए आई थी? इन तमाम सियासी जमातों ने यहाँ पर आकर फिर क्या कर लिया? ये एक सवालिया निशान है ना इन पे। फिर इनको करना चाहिए था ना। अब हालात ये है कि अगर आपको पाकिस्तान में मुझे आने वाले वक्तों में आप ये कहें कि बड़े अच्छे हालात मुझे तो नजर नहीं आ रहे, जो सच्ची बात। पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात रोशन होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उसका हल यही है कि इंतखाबात होंगे तो बेहतरी की तरफ कुछ माइल हो सकता है। मुतनासिब नुमाइंदगी हो तो बेहतरी के फैसले हो सकते हैं। चूचू का मुरब्बा अगर मैं यूं ही बनता रहा तो फिर बेहतरी के इम्कानात तो कहीं पर रोशन होते दिखाई नहीं देते। नाज़रीन, इसी पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में क्या जोड़ तोड़ की सियासत ही रहेगी? क्या इसको तोड़ लिया जाए, इससे जोड़ लिया जाए, इसका मुकाबला कर लिया जाए, इसको दबा लिया जाए या इसको उठा लिया जाए? क्या पाकिस्तान में इसी तरह रोज़मर्रा के औकात कार रहेंगे और पाकिस्तान का सियासी माहौल इसी तरीके का रहेगा? क्या पाकिस्तान में माशी तौर पर बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं? क्या रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बेशुमार बयानात जो हैं वो तब्दील होने का ये जो तरीका कार है ये तब्दील हो सकता है? क्या ये रविश तब्दील हो सकती है? ये एक बुनियादी सवाल है। इसका जवाब किसके पास होगा? हुकूमत के पास, अपोजिशन के पास या आम आवाम के पास? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नियाजी साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। नियाजी साहब, मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर देखा जाए, आप ये कहते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी लेके हम बरसर इक़्तिदार आएंगे, 2/3 अक्सरियत लेंगे, लेकिन आपके मुखालिफ आपको दबाने के लिए बलोचिस्तान में देखा जाए तो बीएपी को पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों में जम करने की बात की जा रही है। सिंध के अंदर देखा जाए तो एमकेएम हकीकी पीएसपी उनको मिलाने की बात की जा रही है। पंजाब के अंदर देखा जाए तो पंजाब के अंदर भी कुछ ऐसी सूरत हाल है कि आपसे जो टूटे हुए लोग हैं उनकी एक नई जमात बनाने की बात हो रही है। तो पीटीआई 2/3 अक्सरियत किस तरीके से लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यासिर मैं ये कहना चाहूंगा कि हारे हुए लोगों और हमारी जबान में कहते हैं जिनका अब कोई वली वारिस नहीं रहा ना, उनको सियासत में या सियासी यतीम कह लें, उनको साथ मिला के सियासत करना मेरे ख्याल में अब लोग भी समझदार हैं और उनको पता है कि ये वो फारिग लोग हैं जिनका ना हासिल है ना वसूल है। अगर इनकी बेस पे कोई पार्टी बनाना चाहता है भले बनाए, लेकिन ये वही पार्टी हो सी जैसे वो तांगा पार्टी तो कह सकते हैं, या 4 तांगे और तलाश कर लेंगे, लेकिन इनकी हालत जो है वो देखने वाली होगी, क्योंकि इनके पास कोई सियासी बयानिया तो होगा नहीं, क्योंकि इस सियासी वैक्यूम को मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ने फिल किया है, क्योंकि 2 पार्टी से 3 पार्टी सिस्टम आया और दोनों पार्टीज भी अपनी साख खो चुकी है, बल्कि ये 13 पार्टियों का मिजार बन चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो राज कर रही है वो पीटीआई है और सिर्फ इमरान खान है, बाकी सारे फारिग लोग हैं।
लेकिन नियाजी साहब, इंसान को हकीकत पसंद भी होना चाहिए। आप 2/3 अक्सरियत की बात करते हैं, फ़र्ज़ कर लें 2/3 अक्सरियत नहीं आती, तो क्या PTI हुकूमत बनाने के लिए, PMLQ तो आपके साथ है, अवामी मुस्लिम लीग भी साथ है, क्या हुकूमत बनाने के लिए फिर से किसी ऐसी जमात का इंतखाब किया जाएगा जो मौजूदा PDM में शामिल जमात हो? जी, आपका अपना यासिर अपना सवाल जरा दोबारा रिपीट करेंगे, मुझे आवाज नहीं आई थी। मैंने कहा इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए, पार्टीज को भी हकीकत पसंद होना चाहिए। आपकी मंशा यही है कि 2/3 अक्सरियत मिलेगी तभी बरसर इक़्तिदार आएंगे, लेकिन फर्ज कर लीजिए कि नशिस्तें इतनी नहीं मिलती, PMLQ, अवामी मुस्लिम लीग, इसके अलावा किसी ऐसी जमात को साथ में लाना पड़ गया जो मौजूदा PDM में शामिल जमात है, तो क्या इक़्तिदार के लिए उसे साथ में लाएंगे? नेवर। खान साहब ने ये बिल्कुल कैटेगोरिकली आज से कुछ अर्सा पहले कहा था कि मैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं आना चाहता। अगर मैंने पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स लेके आना है या पाकिस्तान को एक वाक़तन वो पाकिस्तान बनाना है जो उसे तकमील पाकिस्तान का नाम दिया जा सकता है या सॉफ्ट इनकलाब की तरफ बढ़ा जा सकता है, तो मुझे पाकिस्तान की आवाम ने 2/3 मेजॉरिटी से लाना होगा। और अगर नहीं ला सकते तो फिर ये मैं लूली लंगड़ी जो है ये मैं हुकूमत कभी भी नहीं लूंगा, क्योंकि इससे हमारे वो मकासद कभी भी या वो टारगेट कभी हासिल नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। ठीक, न्याज साहब, आपने कहा कि जी आप खान साहब अकेले की हुकूमत करेंगे, मुस्लिम लीग काफ आपकी इत्तेहादी है, वफाक में भी है, सूबे में भी है, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में आप काफ लीग के साथ भी इत्तेहाद नहीं होगा, काफ लीग के साथ भी मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे? वो तो ऑलरेडी हम इत्तेहादी है, उसमें कोई शक नहीं है, और हम इत्तेहाद में चल रहे हैं, और उसके साथ तो पहले ही हमारा चूंकि एग्रीमेंट है, चल रहे हैं, उसमें कोई मजाक नहीं कि उसके साथ चलने में। मैं आपने कहा कि इन 13 पार्टियों में से, तो मैं उसका जवाब दिया कि इन 13 पार्टियों का जो मिजाज है वो काफी है इनके लिए। 13 झंडे तो लगा दिए इन्होंने, हम और कोई झंडा नहीं लगाना चाहते। तो ये तो बता दें, इन 13 पार्टियों में से एक पार्टी के बहुत से परिंदे उड़ के आपकी पार्टी में आने वाले हैं। मेरे ख्याल में तो इन सब पार्टियों के परिंदे उड़ चुके हैं, अब इनकी पार्टियों के खाली नाम ही रह गए, बाकी तो मेरे ख्याल में पिंजरा खाली ही है। नियाज़ी साहब, आप समझते हैं कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त कोशिशें जारी हैं वो कोशिशें आपके उलट नहीं पड़ेंगी? पाकिस्तान के अंदर जो या पंजाब के अंदर जो कॉन्स्पिरेसीज है ये दम तोड़ जाएगी, जितनी भी ये कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को ये रोक नहीं सकते, रोकना चाहे भी तो नहीं रोक सकते, क्योंकि अवाम इन सब हथकंडों से वाकिफ है। हम लोगों को खरीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो हमने कहा है कि सिंध गवर्नमेंट के जो वज़रा यहाँ पे तशरीफ फरमा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है करप्ट प्रैक्टिसेस के नीचे। नियाज़ साहब, आप क्या देख रहे हैं? आप आज जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा जी आइंदा 100 दिन, शेख रशीद साहब जो है जो जितनी आज तक उन्होंने पेशन गोइयां की हैं वो तो दुरुस्त नहीं हुई, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि इस महीने में बहुत से अहम फैसले हो जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं? राना अजीम साहब, पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट अपने बोझ से खुद ही गिर पड़ी, और मजीद क्या गिरना है कि आज आप इसहाक डार के जो दावे हैं कि फलां जो दोस्त ममालिक है वो हमें इतने पैसे दे रहा है, देखिए भीख पे या मांगे तांगे से तो मसाइल हल नहीं होंगे। आज आपकी तमाम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, आज तमाम जो है जो बकाया है वो भी बंद होने जा रही है, तो ये इनके बड़े बड़े जो कारनामे हैं इनके बोझ से ये गिर पड़े। अफसोस हमें ये है कि पाकिस्तान में ये इतना लॉस कर जाएंगे कि उसके उठाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा और बहुत कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो है मुझे डर है कि नियाज़ी साहब यही सवाल है, क्योंकि जब आपकी हुकूमत थी तो आपने कहा कि अपने बोझ तले ये खुद ही हुकूमत दब जाएगी। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ये बात करती थी कि ये अपनी बोझ तले खुद दबेगी ये हुकूमत। वो आए, कारकर्दगी बेहतर नहीं दिखा सके, मजीद जवाल पजीरी की तरफ गामजन किया, तो आपके पास कुलिया क्या होगा कि आप बरसर इक़्तिदार आएंगे, IMF के पास भी नहीं जाएंगे, तो फिर डॉलर किस तरीके से पाकिस्तान में लाएंगे? डॉलर नहीं आएगा, LCs किस तरीके से खुलेंगी और मईशत को इस्तेहकाम किस तरीके से मिलेगा? यासिर भाई, आप उस वक्त की उठा के देख ले, फिगर्स उठा के देख ले कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास डॉलर भी पड़े थे, रिकवरी से इंप्रूवमेंट की तरफ आप चले गए थे, पाकिस्तान ग्रो भी कर रहा था, पाकिस्तान
मैं समझता हूँ दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहा था, पाकिस्तान अपना बिजनेस भी यहाँ पे कर रहा था, तमाम सेक्टर्स खुले हुए थे, इंडस्ट्री फुल बूम पे चल रही थी, जो सेक्टर आप उठा के देख ले वो ग्रो कर रहा था। आज जो आपकी दुनिया के अंदर जो प्लस रेटिंग थी वो अब माइनस में आ चुकी है, उस वक्त आपकी प्लस में थी। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तकरीबन 32-33 बिलियन डॉलर जो है वो बाहर से आए एक साल के अंदर, आपके पाकिस्तानियों ने भेजे। हर साल हर माह जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन डॉलर आ रहे थे। तो आप फिगर उठाते कि ऑलमोस्ट 30% के करीब तो वो डिक्लाइन में चले गए। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुश्किल हालात में, कोरोना जैसे मुश्किल हालात में जहाँ पे दुनिया की मईशतें सुकड़ गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने परफॉर्म किया, अल्लाह की मदद से हमने अपनी आवाम को भी बचाया, अल्लाह की मदद से हमने मईशत को भी बचाया। नहीं साहब, आपने बचाया। अब जिस तरह यासर का एक सवाल था कि इस मौजूदा हालात का जिम्मेदार भी वो आपको करार दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने बचाया। अब कैसे बचाएंगे? अब तो हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। क्या ये अवाम जो आपसे फौरी तौर पर तवक्को रखती है, क्या वो तवक्को पूरी कर पाएंगे? अजीम भाई, इसीलिए तो हम कहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो और साफ और शफाफ हो, और हमें 2/3 मेजॉरिटीज के साथ लाया जाए ताकि ये पार्लियामेंट जो वजूद में आए एक सॉवरन पार्लियामेंट हो, और वो पाकिस्तान की इस्तेकाम के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए मेजर डिसीजन ले सके, चाहे वो कितने तलक क्यों ना हो, लेकिन आपने डिसीजन तो करने हैं। आपको जब एक सॉवरन पार्लियामेंट मिलेगी या एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी, तो फिर दुनिया के जितने भी इदारे हैं, दुनिया की जितनी भी अक़वाम है, वो आप पे एतमाद करेंगी, और इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है। जैसे हम पहले एक गिरी हुई मईशत को उठा के उस लेवल तक लेके आए थे, और उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो भी किया था, हमने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाई थी, और हमने अपनी इकोनॉमी को रिकवरी में डाला था। मुस्तहकम हुकूमत मिले तभी बेहतरी के फैसले हो सकते हैं। उन फैसलों के ऊपर कारआमद तरीके से आगे बढ़ने की तलकीन भी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाज़ी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी इशू पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, मौजूदा मौशी सूरत हाल ठीक है, हुकूमत अगर अभी घर नहीं जाना चाहती, ये भी ठीक है कि बेहतरी के फैसले होने के लिए अभी कुछ वक्त बाकी है। बेहतरी के फैसले किस तरीके से होंगे, कौन सा ऐसा इशारा है जो हमें बेहतरी की तरफ गामजन कर सकता है, और हुकूमत के पास इसका कौन सा कुलिया मौजूद है, इसी बारे में बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना एहसान साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। राना एहसान साहब, अगर आज की मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, एलसीज ना खुलने की वजह से कंटेनर्स के ढेर लगे हुए हैं पोर्ट के ऊपर। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर अशियाए खुरनोश की कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि आज की जो महंगाई की शरह है वो 30.7% है। पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर इस्तेहकाम आता दिखाई नहीं दे रहा, डॉलर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। बेहतरी के इम्कानात किधर से रोशन होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डॉलर्स की शॉर्टेज जो है उसको दूर करने के लिए हम IMF के प्रोग्राम में गए, और जो IMF का 8वां रिव्यू था उसको हमने मुकम्मल किया। जो प्रोग्राम साइडलाइन हो गया था, और तब जब डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी तो डिफ़ॉल्ट जो है वो डाइवर्ट हो गया। आज भी 9th रिव्यू अभी जारी है, और देखें जो इशू है ना वो पावर सेक्टर का मेजर एक इशू है, जिसमें बिजली के नर्ख हैं, या जो 2500 अरब का जो आपका खसारा जमा हो चुका है, गैस सेक्टर में कोई 1400-1500 का खसारा जमा हो चुका है, ये लगभग 4000 अरब का खसारा है, जिसके ऊपर जो है वो लोगों का ख्याल है कि प्राइसेस फौरी तौर पे इंक्रीज़ की जाएं। IMF वगैरह जो जिस तरफ हमें अंदिया दे रहा है, और इसी तरह कुछ जो सैलाब की वजह से भी जो नुकसानात हुए उसके अंदर जो और फिर आपकी इंपोर्ट कंप्रेशन की वजह से जो टैक्स शॉर्टेज आई, तो ये वो सारे मामलात हैं। अब हमारा इसमें मौक़िफ़ इतना है सिर्फ कि हम चाहते हैं कि हम आवाम पे मज़ीद बोझ ना डालें, और अगर डालना पड़ रहा है हमें या पड़ता है आगे जाके, तो वो हम इस तरीके से डालें कि जो मुतासिर तरीन तबका है माशी तौर पे, या जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, उन पे बोझ ना पड़े, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस बोझ को उधर डालें। तो
तो ये अब इसकी बजाय के तो ये हो रहा है मामला। इंशाल्लाह ताला हम IMF के प्रोग्राम में हैं, राइट्स रिव्यू मुकम्मल होगा। कुछ हमें उम्मीद है कि सऊदीया से पैसे आ रहे हैं, कुछ चाइना से आ रहे हैं, तो हम इस बहरान से जल्द इस महीने की एंड तक निकलने की उम्मीद रख रहे हैं। बिल्कुल क्राइसिस है। राणा साहब, आपने कहा कि बोझ ना पड़े, मुझे बता दें तो अवाम पे कौन सा ऐसा बोझ है जो अब रह गया बनने वाला? कौन सा एक ऐसा शख्स है जो मुझे इस वक्त पे आपको खुशहाल नजर आ रहा है समेत आपके? देखें राणा साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं। जब आप 1400 अरब का खसारा बना देंगे 3.5-4 सालों में, जो पहले नहीं था, जब आप 1100 का गर्जशी कर्जा जो है, वो गर्जशी खसारा जो है, जो जिसको कहते हैं सर्कुलर डेट बिजली के महकमे में, उसको 2.5 सालों में या 3 सालों में 2.5 गुना कर देंगे, तो 4000, तो फिर देखें, फिर ये जब आप खोखला कर देंगे मुल्क को और कहेंगे कि हमने 6% ग्रोथ दी, तो फिर जाहिर सी बात है अगर आपने दुनिया से पैसे बोरो करने हैं तो दुनिया आपको कहेगा कि अपने जो खसारे हैं, जो अपने लॉसेस हैं, उनको बंद करें तो हम आपको पैसे दें। हम आपको इसलिए तो पैसे नहीं देंगे कि आप जो है वो खसारे करते रहें। और ये तो ये बदकिस्मती से जो बोझ है, जो सफाई है, जो मईशत को हम स्टेबलाइज कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ गई। पीटीआई ने की होती तो आज ये हमें दौर ना देखना पड़ा। तो उसके लिए हमने बिल्कुल बिजली महंगी की, पेट्रोल महंगा किया। हमें कोई खुशी नहीं है इस चीज की, कोई हमने खुशी से नहीं महंगा किया कि राणा साहब, बिजली तो महंगी हुई, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आप ये देखें कि क्या ईंधन के पैसे मौजूद नहीं है, या ट्रिपिंग होती है ये सर्दी की वजह से, कोहरा पड़ रहा है उस वजह से, लोड शेडिंग दिन भर के औकात कार में आप देखें तो शहरी इलाकों के अंदर तकरीबन 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इसके पीछे वजूहात क्या है? देखें, ये जो है हमारे पास कैपेसिटी है बिजली बनाने की। ये बिजली बनाने की कैपेसिटी होने के बावजूद ये जो एनर्जी की कंजर्वेशन का जो स्ट्रेटजी है, वो डॉलर बचाने के लिए है कि अभी हमारे डॉलर्स ना लीक हों। और ये देखें, जब हमारी सिचुएशन आसान हो जाएगी तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उस सफ़र तक, वो सफ़र अभी जारी है और ये अभी चलेगा। देखें, हकायक ये, अगर आपको पीटीआई वाले आज आके ये बताते हैं कि हम इन मसाइल को हल कर देंगे और ये कल ख़त्म हो जाएंगे, तो वो झूठ है। ये मसाइल बनाने, इकट्ठे होने में बड़ा टाइम लगा है। आज हमें ये जो करेक्टिव मेजर्स लेने पड़े, या जो IMF के प्रोग्राम को हम आगे लेके जा रहे हैं, इसके अलावा अभी कोई रास्ता नहीं है। फैसला ये है। राणा साहब इक़्तिदार में आए हुए आपको 9 माह से ज्यादा अरसा हो गया है। हम 9 माह में एक ही बात सुने हैं कि पीटीआई मुल्क को तबाह करके, अब आप लोग 13 जमातें, 12 जमातें या 11 जमातें हैं, सबके सब एक्सपर्ट हैं। इन सब एक्सपर्ट्स के होते हुए भी अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि महंगाई का तूफान आ गया। तो मजीद कितना अरसा हमें इस अजियत को सहना पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि आपको अगले 2-3 साल बड़े, मैं आप सियासी बात नहीं कर रहा राणा साहब, मैं आपको पहले बता दूं, आपको 2-3 साल जो है बड़ा लगामे खींच के आपको मईशत को चलाना पड़ेगा। और ये आप इलेक्शन करा दें, उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सोल्यूशन उसी से ही निकलेगा जो हम फैसले कर रहे हैं, जो IMF के रिव्यू में हम हैं मौजूद, उसको मुकम्मल करना है। और उसके साथ साथ हमने रिफॉर्म्स करनी है जो हम मैसिव लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो बिजली का महकमा हो, गैस का महकमा हो। आने वाले दिनों में आप देखेंगे उस पर थेफ्ट के ऊपर बड़ी तेजी से कार्रवाई आ रही है। एनर्जी कंजर्वेशन के जो है वो हमें मेजर्स लेने पड़े। तो ये वो सारे इकदामात हैं जो मुल्क को जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। एक आखिरी चीज देखें, आज हम इस पोजीशन में हैं कि ये बिजली अगर हमें मजीद महंगी करनी पड़ती है, गैस महंगी करनी पड़ती है, तो हमें पता है कि अवाम के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल शायद 10-20% है उस मुश्किल के कंपैरिजन में कि अगर हम ये फैसले ना करें तो शायद 100% मुश्किलात का सामना पाकिस्तानी अवाम को लेना पड़े। बदकिस्मती से ये हालात हैं और हम इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। राणा साहब, सवाल ये है, आप कहते हैं कफ़ायत शारी अपनाना पड़ेगी, लगामें खींच के हमें मईशत चलाना पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगे कि आगे कुआं है तो बेहतरी के लिए कोई इकदाम करने चाहिए। अब इतना ये भयानक प्रोपेगेंडा है कि अगर वजीर खारजा अगर बाहर फिर रहा है पाकिस्तान के केस को लेके, मिसाल के तौर पे क्लाइमेट के केस को हम लेके अगर जा रहे हैं, तो 60 से 70 अरब रुपया तो हमें क्लाइमेट की इमदाद हमने इकट्ठी कर ली है। तो वो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के तो नहीं होनी थी। उसके लिए आपको जाहिर सी बात है लोगों के ज़मीर जो है उनको जगाना पड़ना था कि भाई ये क्लाइमेट चेंज आपने किया है, इसके जिम्मेदार पाकिस्तान तो नहीं है, तो अपना आप हिस्सा डालें।
निकालें। कतर में जारी वर्ल्ड कप के मैच देखने के लिए भी ये जो है वहां पे भी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी सर। देखें, अगर उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच देख लिया शायद उससे आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब आपको बाहर जाएंगे, आप लोगों को नॉकिंग करेंगे तो आपको कुछ वहां से मिलेगा। ये 1 अरब या 1.5 अरब अगर उन्होंने राणा साहब मान लिया जो बाहर के बड़े पैसे ले आए, बड़ा कुछ कर रहे हैं, आप मुझे बताएं उसका मुझे कोई एक ऐसा बता दें इन पैसों का कोई ऐसी जगह खर्च की है जहां पे जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचे, कोई एक जगह मुझे बता। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज के पैसे हमें जो मिले, मिसाल के तौर पे 60-70 अरब आ चुका है पाकिस्तान के अंदर, वो उससे टेंट लिए गए, उससे अद्वियात ली गई। मैं समझता हूं कि अगर कोई खर्चा आ रहा है फॉरेन मिनिस्टर के ट्रैवलिंग के ऊपर बाहर, तो वो मुल्क के लिए फिर रहे हैं, अपनी कोई वहां याशिया नहीं कर रहे। राणा एहसान साहब, बेहतरी के इम्कानात आप कहते हैं 2-3 साल तक रोशन नहीं होंगे, तो उससे पहले तो इंतखाबात आपको करवाना पड़ेंगे। जब आप यही बातें करेंगे तो फिर आपको वोट किस तरीके से मिलेगा? फिर आप हुकूमत में तो आते दिखाई नहीं देते, अगर मईशत भी बेहतर होती दिखाई नहीं देती। नहीं, हम बैलेंस करेंगे ना जी। अवाम का जो मुतासिर तरीन तबका है उसके ऊपर हम लोड नहीं पड़ने देंगे, और इंशाल्लाह ताला हम जो अगर टैक्सेस भी लगाते हैं तो वो उन लोगों पे लगाएंगे जहां से अब बैंकों पे लगाने का प्लानिंग हो रही है कि बैंकों ने इतना जो मुनाफा कमाया है वो अब उस पे उन पे टैक्स आप क्या समझते हैं राणा साहब, आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ इतने सादा इदारे हैं कि आप बैंक के ऊपर बोझ डालेंगे और बैंक आम सारिफ पे नहीं डालेगा? यहाँ पे हुकूमत भी टैक्स लेती है, 17 रुपए की चीज है, आप एक मजमूई तौर पे सेल्स टैक्स देते हैं और उस चीज का भी सेल्स टैक्स देते हैं, तो यहाँ पे बेहतरी के इम्कानात कैसे होंगे? चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। नहीं, देखें, इतने भी इस तरह भी नहीं है कि खुला निज़ाम है, चेक एंड बैलेंस है। आखिर हमने बहुत सारे यहाँ सेक्टर्स हैं जो प्रॉपर्ली टैक्स नहीं देते, उधर गुंजाइश है इन्फोर्समेंट की, तो हम इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। देखिए, मामलात मैं आपको ये कह सकता था कि जी 6 महीने में हालात, आगे भी जो हुकूमत आएगी वो उसके लिए कोई आसान सफर नहीं है। अगर आप समझते हैं कि वो आके चीजें चुटकी बजेगी और 150 का पेट्रोल हो जाएगा, और ये इस तरह के मामलात नहीं, आपको फिस्कल डिसिप्लिन में रहना है। लेकिन राणा साहब जो 2 साल का आप टाइम बता रहे हैं उसमें तो मेरा ख्याल है कि अवाम जो है शायद इतनी रह जाए कि आपके लिए सहूलत रह जाए। 2 साल में तो ये लोग मर जाएंगे भूख से, अफलास से। जो इस वक्त सूरत हाल है, कोई चीज खाने की मुयस्सर नहीं है। आटा जो है आपको पता ना क्या भाव हो गया है, हर सूबे के अंदर अलग-अलग रेट है, हर चीज का रेट है। तो पाकिस्तान किसको 2 साल हम ये सोच लें कि 2 साल सुख का सांस नहीं आना। नहीं, देखें, सुख का सांस आएगा, बेहतरी भी आएगी, लेकिन कोई जादू की छड़ी से सब मामलात जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। हम वो सारी इक़दामात ले रहे हैं जिससे आगे आने वाले महीनों में बेहतरी आए। अगर आज हम जो है वो कर्जा लेके रिलीफ दे दें और मुल्क के खसारों को और तेजी से बढ़ा दें जिस तरह पीटीआई ने किया, तो शायद हम 2-3 महीने बड़े अच्छे गुजार लें। हम आपको पेट्रोल भी सस्ता ये सऊदी अरब से, चाइना से और IMF से कर्जा लेने जा रहे हैं, कोई अपनी दी हुई रकम लेने तो नहीं जा रहे ना। नहीं, देखें, तो आज अगर इस देखें शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, अगर इसके अलावा कोई सोल्यूशन है तो मेरे सामने बंदा बिठा दें जो हमें कहे कि चाइना से जो हम कर्जा ले रहे हैं वो ना लें और इसके बजाय हम दूसरी जगह से रेज कर लें, तो वो हम कर लेते हैं। आज तो हम ये जितने इकदामात ले रहे हैं मजबूरी में हमें लेने पड़ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे हमें पता है कि हमें अपने जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनके लॉसेस कम करने हैं, उस पर काम हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है। हम अपने बिजली के जो मामलात हैं जहां इतना ज्यादा बिल, सोलराइजेशन की पॉलिसी ला रहे हैं कि उधर से हम सेविंग कर सकें। इसी तरह किसानों को हमने पैकेज दिया कि वो अपने हालात, इन मुश्किल हालात में उनको सस्ती बिजली जिस हद तक हम सब्सिडाइज करके दे सकते हैं दें। एक्सपोर्ट सेक्टर को हमने सस्ती बिजली दी, 20 रुपए का यूनिट दिया, $9 की गैस दी। तो हम सब वो इकदामात ले रहे हैं, लेकिन दुनिया में भी एक रिसेशन है, क्राइसिस की सूरत हाल है, दुनिया में भी क्राइसिस की सूरत हाल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा है। और मुश्किल हालात में बेहतरी लाने के लिए कर्जा ही एक वाहिद हल है, उसके अलावा कोई प्लानिंग दिखाई नहीं देती। हमें मोहतात तरीके से अपनी मईशत को चलाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।